के एपिसोड में। लगातार हम आपको ये पर्सनल फाइनेंस के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करके आपको काफी इंफॉर्मेशन देते आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है जो आपको आपके रिटायरमेंट के ऊपर यूजफुल होगा। ये चर्चा शुरू करने से पहले चलिए स्वागत करते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानर का गौरव मशरूवाला। गौरव जी, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का हमारा टॉपिक है माई ईपीएस एंड माई पीई, मतलब कि माई इनफ पास्ट सेविंग एंड माई प्रेजेंट एक्सपेंसेस। ये दोनों चीजें कुछ ऐसी है जो आपको काफी सोचने पे मजबूर कर सकती है। सर, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी, रिटायरमेंट के वक्त पास्ट इनफ सेविंग हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बचत जल्दी शुरू करनी चाहिए। माई ईपीएस, कंपनी के ईपीएस पे तो हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो तो ईपीएस ऊपर नीचे हो सकता है। जिस कंपनी में निवेश किया उसका मुनाफा, कितने शेयर होल्डर है वगैरह। लेकिन माई ईपीएस, माई इनफ पास्ट सेविंग्स, वो डिपेंडेंट है हमने कितने जल्दी शुरुआत की, कहाँ पे निवेश किया, आगे चल के हमारी जीवन शैली कैसी रहेगी, वही तय करेगा कि हमारे निवेश के लिए जो हमने कॉर्पस क्रिएट किया है वो सफिशिएंट है कि नहीं। तो माई ईपीएस कंप्लीटली मेरे कंट्रोल में है, वो मैं तय कर सकता हूँ और मेरे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो माई ईपीएस, ये इसकी निर्भरता, उसका कॉर्पस क्रिएशन, ये मेरी वजह से। जी सर, रिटायरमेंट प्लानिंग के दो फेज क्या है? पहला फेज जो है जहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, हम निवेश के लिए बचत करते हैं, धीरे धीरे हम एक कॉर्पस इकट्ठा करते हैं, ये फर्स्ट फेज हो गया। इसे हम एक्यूमुलेशन फेज भी कह सकते हैं। और बाद में एक दफ़े रिटायर हो गए तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यह वो फेज है जहाँ पे हम रिटायर हो गए, बाद में हमारी संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन हम हमारे लिए खुद करते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया। तो पहले एक्यूमुलेशन फेज फर्स्ट फेज और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहाँ पे संपत्ति हम खुद के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये रिटायरमेंट के दो फेज हो गए। सर, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करें, पर वो प्लानिंग कैसे करें उसमें उनको कंफ्यूजन होता है। तो रिटायरमेंट के लिए अगर प्रॉपर प्लानिंग करना है तो कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? जल्दी शुरुआत करें, छोटी बचत करें, जो हमारे प्रेजेंट एक्सपेंसेस है उस पर थोड़ा कंट्रोल करके रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस क्रिएट करें। हर एक उम्र के हिसाब से और जिम्मेदारी के हिसाब से कितना निवेश इक्विटी या इक्विटी फंड में जाएगा, डेट या डेट फंड में जाएगा, और कोई नए नए जरिए आते हैं निवेश के लिए तो उस पर ध्यान देंगे। नए नए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, अभी एनपीएस की फैसिलिटी है, म्यूचुअल फंड है, कंपनियां डिडक्ट करती हैं प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, भविष्य में जाके और भी विकल्प आएंगे। तो ये सभी विकल्प की ओर ध्यान देते रहे, और हमारी दूसरी जिम्मेदारी और ख्वाहिश वो जो है उसको ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटेजी बनाए, और उस स्ट्रेटेजी समय समय पे देखते रहे, जरूरत पड़े तो बदलाव करें। सर, अंत में पूछना चाहूंगी, हम हर चीज में टैक्स के कनेक्ट कर देते हैं, टैक्स सेविंग कैसे करें उसको कनेक्ट करते हैं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग में भी हम कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं? और टैक्स सेविंग, रिटायरमेंट के ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट में टैक्स बेनिफिट्स है, तो हमें ध्यान देना है कि सिर्फ टैक्स बेनिफिट की ओर ध्यान न दे, वो ही एक क्राइटेरिया न हो। लेकिन ज़्यादातर रिटायरमेंट के इंस्ट्रूमेंट में सरकार ने टैक्स बेनिफिट दे रखा है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी ध्यान रहे कि जहाँ पर भी निवेश करते हैं वहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी, मनूवरेबिलिटी और बहुत एक्सपेंसेस ना हो, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस उतना हमारा रिटर्न जो है उस पर दिक्कत आएगी, क्योंकि वो हमारे निवेश में से ही जाता है।
तो ये सभी ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट में जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं वो लेने ही चाहिए, लेकिन सिर्फ वो ही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। आशा रखते हैं दर्शकों को ये टैक्स सेविंग और रिटायरमेंट प्लानिंग की इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल हुई होगी। अंत में दर्शकों को बता दें, ये सारे एपिसोड्स आप हमारे ऑफिशियल चैनल्स पर देख सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे दी गई है। थैंक यू।